भारत जो हमारा लक्ष्य है 2047 का एक इसको विकसित भारत बनाना है। और यदि विकसित भारत इसको बनाना है तो जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारा रेल हुआ, रोड हुआ, हमारा एयर ट्रैवल हुआ, जहाज रानी हुई, तो उन सभी में ग्रोथ की ज़रूरत है। ऐसा समय है, ट्रांजिशन का ऐसा दौर है कि जब हम उस एक कमिटमेंट के तहत कि हमें 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, तो कवच हमारा दिसंबर 2026 में टारगेटेड है कि रायपुर डिवीजन में हम पूरी तरीके से कवच प्रणाली से युक्त कर देंगे। कवच का काम क्या रहेगा? कवच बेसिकली लोगों एक सुरक्षित यात्रा की कह सकते हैं, एक तरीके से गारंटी समझ सकते हैं। कवच प्रणाली ये पूरी तरीके से भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित एक तकनीक है, जिसका कि ट्रायल करते समय माननीय मंत्री जी स्वयं इंजन में सवार हुए थे और सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी, या एक सिस्टम जो ब्लॉकेट रखा गया, और वो जाके अपने स्थान पर, नियत स्थान पर गाड़ी जैसे इस तरीके का व्यवधान है बाद आई और वो गाड़ी रुक गई। टिकट और भोजन जो ट्रेन का है कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। टिकट के लिए मारामारी और ट्रेन के भीतर भोजन की गुणवत्ता और उसकी व्यवस्था पर इस मैनेजमेंट की लंबे समय से लोगों को शिकायतें रही है, परेशानी रही है और कुछ न कुछ इश्यू आते रहे। सबसे पहले तो टिकटिंग की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में, लगभग 1 से 1.5 वर्ष में, हमने कई YTS के यात्री टिकट सुविधा केंद्र खोले हैं, जो कि पिछले 10 साल में जितने खोले गए थे उतना हमने पिछले 1.5 वर्ष में रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में, एवं सुदूर क्षेत्रों में भी हमने YTS के खोले। और सबसे अच्छी बात ये कि ये YTS के जो लोकल छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके द्वारा ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये टिकट आपके द्वार पहुंचा रही है जी, दूसरी तरफ क्या है कि ऐसे लोगों को रोजगार मिल रहा है। त्रिवेदी सर, जैसा कि चलती ट्रेन में यात्रियों को जो समस्या आती है भोजन, पानी और सुविधाओं के सैनिटेशन के मामले में, कि भोजन की गुणवत्ता खराब है या पानी की उपलब्धता नहीं है, तो चलती ट्रेन में पुराने समय से लेके आज क्या समाधान के बेहतर उपाय किए गए हैं? हमने रायपुर डिवीजन में एक सिस्टम शुरू किया है और इस सिस्टम को शुरू किए हुए काफ़ी समय हो चुका है। यात्रियों को कोई समस्या हो रही है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, टीटी के अलावा तत्काल अगर उनको किसी तरह की सहायता की जरूरत है या किसी परेशानी में वो पड़ गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए, कोई नंबर ऐसा है या कोई ऐसे? जी, इसके लिए एक पोर्टल है रेल मदद और 139। आपका विभाग और आप स्वयं लगातार व्यस्त रहती है, इतना ये लाइफलाइन वाला मामला है, हर यात्री का ध्यान रखना, हर ट्रेन और ट्रैक का ध्यान रखना। इस दबाव तनाव में अपने कर्मचारियों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? क्या आप तरीका अपनाते हैं ताकि वो लगातार ऊर्जावान रहें? देखिए, कई बार दबाव और तनाव का कारण तो हम स्वयं बन जाते हैं। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के पॉडकास्ट में हमारी अतिथि हैं छत्तीसगढ़ से रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सीनियर DCM अवधेश त्रिवेदी जी, जिन्हें वाणिज्य प्रबंधक भी कहा जाता है रेल विभाग में। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। त्रिवेदी जी का लंबा अनुभव रहा है रेलवे में और उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। उनका अनुभव, उनका व्यक्तित्व और रेलवे की जो आम यात्रियों को, आम लोगों को जो जिज्ञासा होती है उस पर वो आज विचार देंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अवधेश भैया, आप लंबे समय तक रेलवे में काम करते रहे। एक जो सबसे पहला सवाल हमको ऐसे भी मिलता रहा और यात्रियों की रहती जिज्ञासा कि भारतीय रेलवे समय की पाबंद क्यों नहीं रह पाती? क्या कारण है कि आए दिन विलंब होती है, रद्द होती हैं? बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो ये समय की पाबंदी को लेकर या ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर अक्सर जनता में रोष की भावना रहती है रेलवे के प्रति। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे आज ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। ट्रांजिशन इन द सेंस कि एक लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी परियोजनाएँ थी उन पर काम नहीं हो सका। उसके कई सारे तकनीकी कारण हैं, फाइनेंशियल रीज़न्स हैं। जब से सेपरेट बजटिंग को ख़त्म करके रेलवे बजट को सामान्य बजट से मिला दिया गया है, तो उस निर्णय के बाद जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फंडिंग में किसी तरीके की अब समस्या नहीं रह गई है। और आप ये चीज़ समझेंगे कि भारत जो हमारा लक्ष्य है
2047 का एक इसको विकसित भारत बनाना है। और यदि विकसित भारत इसको बनाना है, तो जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे जी, हमारा जी। रेल हुआ, रोड हुआ, हमारा एयर ट्रैवल हुआ, जहाजरानी हुई, तो उन सभी में ग्रोथ की ज़रूरत है। रेलवे के साथ जो हमारे इश्यू है कि जो भी हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सामान्यतः ला रहे हैं, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे हम एससीसीआर की बात करें, तो नागपुर से लेकर झारसुगुड़ा तक, या कटनी से लेकर लेटर से हम आते हैं रायपुर या लाखोली तक जाते हैं। इन सभी डायरेक्शंस में हम कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में जा रहे हैं। लाइंस का तिहरीकरण, चौहरीकरण हो रहा है, क्वाड्रपलिंग ऑफ ट्रैक हो रही है। तो जब ये तिहरीकरण या चौहरीकरण हो रहा है, बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो जनता की ज़रूरतें हैं, जैसे-जैसे लोगों का, हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रैवल ट्रैवल की जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। हमारे विद्यार्थी भी ट्रैवल कर रहे हैं, बिज़नेसमैन ट्रैवल कर रहे हैं, लोग मेडिकल नीड्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और या अदरवाइज़ बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा या कह सकते हैं अ, पर्यटन के लिए भी लोगों का, क्योंकि जैसे-जैसे आपके पास सरप्लस इनकम होती है, तो उसका उपयोग आप लेज़र या इस तरीके की एक्टिविटी में करते हैं। तो ट्रैवल के लिए भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। साथ ही साथ चूँकि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट है, सीमेंट है या पावर सेक्टर या है या स्टील है, इन सभी सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए हमें बेसिक जो कोयला है या अन्य मिनरल्स है, उनकी भी ज़रूरत होती है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि सन 2021-22 के आसपास देश की जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट थी, वो करीब 180-184 गीगावाट थी। जो बढ़कर अभी 245 गीगावाट हो चुकी है, और आने वाले समय में बढ़कर 280-300 के आसपास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो लगभग करीब 40% का इसमें बढ़ोतरी हुई। ये यदि पावर लोगों, मतलब ये एनर्जी, या जो हमारे घरों में बिजली की जो ज़रूरत है, अस्पतालों में बिजली की ज़रूरत है, उद्योग धंधों को चलाने के लिए जो बिजली की ज़रूरत है, या हमारे जो अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इस ऊर्जा पर, बिजली पर निर्भर हैं। तो उनको भी पूरा करने के लिए हमें ये जो रॉ मटेरियल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो हमारी दोनों तरीके की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ट्रैवल कराना है, साथ ही साथ हमें जो देश की ज़रूरत है, औद्योगिक ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करना है। खाद्य पदार्थ, उनकी भी बैलेंसिंग ज़रूरी है। गुजरात का दूध, वो भी पूर्व पश्चिम से पूर्व लेकर जाना है। जी। जब कोविड का समय हुआ, तो बहुत सारे, जब हमारे अदरवाइज़ हमारे रोड ट्रैफिक बंद था, तो दवाइयों को, ऑक्सीजन टैंकर्स को, इस तरीके से ये जो ज़रूरतें हैं, इन सभी ज़रूरतों को और ये ज़रूरतें हमारी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो अतिरिक्त जो ट्रेन चलाने की जो ज़रूरत है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ट्रैक के साथ-साथ हमें ओएचई, ओवरहेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब बिजली के तार, सिग्नलिंग सिस्टम, और इस तरीके के बहुत सारी आधारभूत संरचनाएँ होती हैं जो हमें देनी पड़ती है। साथ ही साथ हमारा प्रयास ये भी है कि यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं, तो उसको सुरक्षित भी बनाएँ। तो उसमें ऑटोमैटिक सिग्नलिंग, उसमें कवच की प्रणाली का, इस तरीके के और बहुत सारे, मतलब जैसे-जैसे हम तकनीकी रूप से दक्ष होते जा रहे हैं, नई तकनीक का जब उसमें उपयोग करते हैं, तो उन नई तकनीकों को इंट्रोड्यूस करने, इन सभी चीज़ों के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे स्टेशंस हैं, उनमें ट्रैक डालने के लिए, ओएचई डालने के लिए, या जिसे कहें कि अगर हमें ट्रेन की स्पीड बढ़ानी, गति बढ़ानी है, तो एक बड़ी छोटी-सी एक समस्या होती है, अक्सर आप शहरों में देखेंगे, लेवल क्रॉसिंग होती है। लेवल क्रॉसिंग में अक्सर हम लोग 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से इंतज़ार करते हैं, और उतने व्हीकल्स, एक हज़ारों, लाखों की संख्या में देश भर में ऐसे व्हीकल्स वेट करते हैं, और वहाँ वेहिकुलर पॉल्यूशन या जो पेट्रोल या डीज़ल है, उसका भी वेस्ट होता है। अब ये कैसे दूर हो सकता है? उसके लिए फ्लाईओवर्स बनेंगे, मतलब रेल ओवर रेल बनेगा, या फिर हम आरयूबी बनाएँगे, अंडरपासेस बनाएँगे। तो या फिर स्टेशंस पर, चूँकि जो हमारे आज के स्टेशंस हैं, इनके डिज़ाइन्स, इनकी ड्राइंग आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल या 100 साल, या कई कई केसेस में 150 साल भी पुरानी है। तो उनकी जो जो आधारभूत संरचना है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि आज जो विकसित भारत की ज़रूरत है,
जो विकसित भारत के जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारा एक यूथ एस्पायर करता है, जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि हाँ, ऐसा हो कि बिना किसी सहायता के या स्वयं डिपेंडेंट किसी और पर निर्भर ना रहते हुए वो ट्रेन की यात्रा कर सकें, अपने कोच तक पहुँच सकें, कोच से बाहर सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तो आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरा ये एक सवाल और नो, था मैं कि पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग ऑन टू दैट। तो ये जब सभी सुविधाओं का जब हम विस्तारीकरण चाहते हैं, तो स्टेशन पर जैसे फुट ओवर ब्रिज बनना है, लिफ्ट्स लगानी है, एस्केलेटर्स लगाने हैं, ऐसी कोई भी आधारभूत संरचना में यदि हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो क्या होता है? चूँकि ये ट्रेन रनिंग लाइव है, इस लाइव ट्रेन रनिंग में यदि हम सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूरत होती है ट्रेनों को रोकने की, ज़रूरत होती है ब्लॉक लेने की। मतलब ऐसे ऐसे किसी भी आधारभूत संरचना को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तब हमें जो रेल का परिचालन है, परिवहन है, उसको रोकना पड़ता है। हालाँकि हर संभव प्रयास रहता है कि किस कम से कम संख्या में ट्रेनों को रोका जाए, लेकिन अब यदि हमने किसी स्थान पर सपोज़ जैसे गर्डर लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, सपोज़ आरयूबी हम अंडरपास बना रहे हैं। जब अंडरपास बनाते हैं, तो बॉक्स पुशिंग होती है। बॉक्स पुशिंग जब हम करने जाते हैं, तो उस स्थान पर हम 20 या 30 किलोमीटर का एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो जो ट्रेन एक स्थान से 110 या 130 की स्पीड से निकल सकती थी, अब उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन हो गया कि वो वहाँ से 20 या 30 की स्पीड पर जा सकती है। अब यदि मैं आपको इसको एक अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव अगर आपको देना चाहूँ, जैसे आप मुंबई से कोलकाता के बीच में जाते हैं, कई हज़ार किलोमीटर की ट्रैक है। जी, इसमें ही सैकड़ों हमें ऐसे अंडरपासेस बनाने हैं, सैकड़ों हमें गर्डर्स बनाने हैं और एक साथ हम सारे कार्य शुरू नहीं कर सकते। इसके भी 2 पहलू हैं। पहला चीज़ ये कि क्या उतनी बड़ी मात्रा में वो गर्डर्स रेडी हैं? उसके लिए एक बैक एंड इंडस्ट्री की ज़रूरत है, उसके लिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है कि उनकी सप्लाई हो। जैसे मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पास अभी तक जो गर्डर्स उपयोग होते थे, अगर हम लॉन्चिंग करते थे फुट ओवर ब्रिज बनाने का ताकि एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर लोग सुगमता से जा सकें। बहुत सारे स्टेशन पर अभी भी एफओबीज़ नहीं हैं, लेकिन चूँकि लक्ष्य है कि पूरे देश के सभी स्टेशंस में ये सुविधाएँ लोगों तक पहुँचे और लोग बिना किसी हैसल के, बिना सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ किए, उनको ट्रैक के ऊपर ना चलना पड़े और फुट ओवर ब्रिज के थ्रू वो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचा है। चूँकि लक्ष्य ऐसा है, ये हमारा सपना है और हमारा कमिटमेंट भी है। अब इसको पूरा करने के लिए अगर मैं गर्डर लॉन्च कर रहा हूँ, तो 20 केएमपीएच या 30 केएमपीएच ऐसा गर्डर अब गर्डर अगर जब लॉन्च होता है तो इमीडिएटली 1 दिन में तो उसकी सीमेंटिंग होती नहीं है। उसको रखने के लिए वो कितनी स्पीड और वाइब्रेशंस बर्दाश्त कर सकता है, इस चीज़ को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसकी स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि 20 या 30। तो यदि गर्डर लॉन्चिंग हो रही, तो गर्डर लॉन्च करने से लेकर फाइनली 1 फुट ओवरब्रिज बनने तक जो भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय होगा, उस दौरान वो गति नियंत्रित होगी। अब यदि मुझे गति पर नियंत्रण करना पड़ रहा है, तो इसका इसका पू सीधे-सीधे असर हमारी जो ट्रेन्स हैं, उनकी पंक्चुअलिटी पर पड़ता है। साथ ही साथ, अब हम नए कुछ गर्डर्स चूँकि ये पुरानी तकनीक पर आधारित थे, नई तकनीक आई, अब हम ऐसे भी गर्डर बना रहे हैं, जिस पर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन से चला सकते हैं। मतलब ट्रेन नीचे से 50 घंटे प्रति किलोमीटर की स्पीड से निकल सकती है और ऊपर से गर्डर ब्लॉक लेकर लॉन्च कर दिए, लेकिन वाइब्रेशन में वो नीचे नहीं गिरेगा, मतलब सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो जो चाहे हम क्या रडर लॉन्चिंग की बात करें, चाहे हमने कहा बॉक्स पुशिंग की बात करें या फिर यदि मुझे नया ट्रैक डालना है, ओएचई के वायर्स ऊपर से हमें लगाने हैं, उन सभी केसेस में हमें ट्रेनों को नियंत्रित करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा समय है, ट्रांज़िशन का ऐसा दौर है कि जब हम उस एक कमिटमेंट के तहत कि हमें 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है और हमारी जो समस्त जनता है, जैसे जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने भी ऐसा कहा है कि हर व्यक्ति को एक निश्चित सीट के साथ यात्रा करने की सुविधा मिल सके। तो यदि मुझे उसके लिए मुझे नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ानी पड़ेंगी, नंबर ऑफ इंजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। नई ट्रेन्स बन भी रही, जैसे वंदे भारत हुआ, अमृत भारत ऐसी ट्रेन्स आ रही हैं। उन ट्रेन्स को बनाने के लिए बैकग्राउंड में हमें कारखाने लगाने पड़ रहे हैं। अगर वो कारखाने उन कारखानों को चलाने के लिए हमें वो रॉ मटेरियल में भी स्टील है या अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी पहुँचाना पड़ता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरह अगर आप देखें तो
ट्रैक डालना, ओएचई डालना, सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, आरयूबी बनाना या एफओबी लॉन्च करना। ये सभी ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हमें ट्रेनों की गति पर नियंत्रण करना पड़ता है। और मैं एक सामान्य सा उदाहरण देकर अपनी बात, जिससे आम लोगों को ये बात समझ आसानी से समझ में आ सके। जी, बिल्कुल। हम अपने घर में जब कोई कार्य करते हैं, सपोज़ घर का जो एंट्रेंस होता है, सीढ़ियाँ होती हैं और हम अपने घर की सीढ़ियाँ जब बनाते हैं, तो उस दिन क्या करते हैं? क्या हम घर से अंदर-बाहर कर पाते हैं? उस दिन हम उस अपने घर में एंट्री, बच्चों को भी कहते हैं ना, बेटा 2 थप्पड़ लगाएँगे, कोई उस पे पैर नहीं रखेगा। आज स्कूटर बाहर रहेगा, आज कार बाहर रहेगी, आज कोई घर में नहीं आएगा। या गेट अगर लगाते हैं, तो या अगर किचन में ऐसा कोई सुधार करते हैं, तो वहाँ भी हमें वो परेशानी होती है। ये कारण तो आप बहुत अच्छा बताए हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि इस सारी व्यवस्था मुख्य मार्गों के लिए, जैसे आपने कहा कि मुंबई से हावड़ा या बड़ी ट्रेन, बड़ी लाइनों के लिए दूसरी तीसरी लाइनें बनाई जा रही हैं, इसका टाइम बाउंड तो होगा, कोई समय सीमा तो होगी कि कब तक ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। 47 तक की बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या समय सीमा लेके चलते हैं कि ये समस्याएँ कब तक 90% 80% दूर हो जाएँगी? देखिए, जिस इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जैसे कहा आरयूबी। अगर मैं मेल ये और दूसरी एक और आपने बात कही कि मुख्य मार्गों पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सुविधाएँ केवल मुख्य मार्गों पर नहीं लाई जा रही हैं। इवन जो हमारे एंसिलरी रूट्स हैं या ऐसे स्थान जो हमारे, जैसे मैं आपको दुर्ग से दल्ली राजा का जो क्षेत्र है, जी। सिंगल लाइन बनी है। और जब ये लाइन बनी थी तो मोस्टली स्टेशंस पर, चूँकि ये लाइन उस समय भिलाई स्टील प्लांट की मदद से उन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया था और मूलतः लोहा ढोने के लिए बनी थी। जी। जिसमें यात्री भी, कुछ यात्री ट्रेन भी चल रही थी। लेकिन जब ये लाइन बनी थी आज से कई साल, कई वर्ष पहले, तो उस समय केवल एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया। ये नहीं सोचा गया उस समय कि इस पे एक से ज़्यादा ट्रेन्स भी चल सकती हैं और जब वो ट्रेन चलेंगी तो उनको क्रॉसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और उस समय संभवतः यात्री कम रहे होंगे। आज यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। अभी क्या होता है, चूँकि सभी स्टेशन पर केवल एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो क्या होता है कि कभी भी किसी स्टेशन पर जब ट्रेन की क्रॉसिंग होती है, मतलब एक दुर्ग से जो दिल्ली दराजरा की ओर या आगे ताड़ोकी तक कब हम पहुंच गए हैं, उस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही और ताड़ोकी से वापस जो दुर्ग की तरफ ट्रेन आ रही है, किसी न किसी जगह पर क्रॉस तो करेगी। तो जो दूसरी ट्रेन है वो निश्चित तौर पर उसको किसी हमें ऐसी लाइन पर लेना पड़ेगा जिस पर प्लेटफॉर्म नहीं है। अब उस लाइन पर कैसे पहुंचेंगे? यानी कि आज की परिस्थिति में हम इस अवस्था में नहीं है कि उनको इमीडिएटली हम कल प्लेटफ़ॉर्म बना दें, ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन इसके लिए फ़ेज़ मैनर में इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब वो प्लेटफ़ॉर्म्स का बनाना, प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ जब जैसे ही दूसरी तरफ प्लेटफ़ॉर्म आएगा, तो उस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचेंगे कैसे? तो उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए एफओबीज़ बनाना, फुट ओवर ब्रिज। और जो हमारे दिव्यांगजन हैं, वो कैसे पहुँचेंगे? तो या तो हम उनके लिए हमारे जैसे स्लैंटिंग सरफेस होता है, हम उसको बनाते हैं या फिर हम लिफ्ट और एस्केलेटर्स की बात करते हैं, तो उनकी प्रबंध कर रहे हैं। तो ये केवल मेन लाइन या मुख्य मार्ग या केवल महानगरीय जनता का या बड़े बिज़नेस हाउसेस या हम कह सकते हैं कि कोल या लोहा, इनके ट्रांसपोर्ट करने का प्रयास ही नहीं है। दूरस्थ क्षेत्र में जो हमारे देशवासी रह रहे हैं, उन तक भी वो सभी सुविधाएँ पहुँचाने का हमारा प्रयास है। जैसे सभी स्टेशनों को हमें दिसंबर 2026 तक अ, दिव्यांगजन फ्रेंडली बना लेना है। तो जितने भी स्टेशन अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको उन तक उन जो अभी उपलब्ध जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर ये सारी सुविधाएँ, जैसे कि टैक्टाइल्स हुआ, जैसे कि दिव्यांगजन फ्रेंडली टॉयलेट्स हो गए या हैंड रेल की व्यवस्था हो गई। टिकट लेते वक़्त जो हैंड रेल या इस तरीके का काउंटर जो स्पेशली डिज़ाइन्ड होते हैं, उनकी व्यवस्था हो गई। ये सारी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य मार्ग में ही नहीं, इवन हमारे जो ब्रांच लाइन्स हैं, उनमें भी दी जा रही हैं। और जैसे आपने समय सीमा की बात की, तो हर एक्टिविटी के लिए समय सीमा कुछ अलग है। दूसरी चीज़ इसमें मैं ये एक और भी कहना चाहूँगा कि जब हम समय सीमा की बात करते हैं, आज की मे ये एक कंटीन्यूअस प्रक्रिया है। आज मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आज हम कोई फुट ओवरब्रिज बनाते हैं या कोई आरयूबी बनाते हैं, एक फ्लाईओवर बनाते हैं, तब तक कुछ समय बाद क्या होता है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जैसे हम रायपुर को ही लें, जो एफओवीज़ बने हैं या जो हमने सपोज़ एक्सप्रेसवे बनाया है,
जब ये बनाया उस समय क्या ट्रैफ़िक था और विदिन फ्यू इयर्स हमारा कितना ट्रैफ़िक है। और हमें अब ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि रायपुर शहर में भी बाईपास बने, ऐसी सड़कें बने जिससे कि हम शहर के ट्रैफ़िक को थोड़ा-सा ईज़ आउट कर सकें। और ये समस्या हमारे जितने भी ए, बी, सी जितने भी ग्रेड के सभी शहरों में हम ये उसका हम सामना कर रहे हैं। वैसी वही स्थिति रेलवे के साथ है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, हमारे जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के वो टारगेट्स हैं, वो हम अगले 2 से 4 वर्ष में इनको पूरा कर लेंगे। और ऐसा मानना है, ऐसा जो प्लानिंग में जो लोग हमारे इन्वॉल्व हैं, उनका ये इस हिसाब से प्लानिंग किया गया है कि जो जब हम क्वाड्रपलिंग मतलब नागपुर से लेकर झारसुगुड़ा तक, मैं अभी केवल एससीसीआर की बात कर रहा हूँ। अगर रायपुर डिवीज़न के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिलासपुर से दुर्ग के बीच में, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्वाड्रपलिंग मतलब 4 लाइन्स बन जाएँगी। तो जब 4 लाइन्स बन जाएँगी, अभी क्या होता है कि मेरे पास 3 लाइनें हैं रायपुर से दुर्ग के बिलासपुर से दुर्ग के बीच में। तो 2 लाइन का हम उपयोग कर रहे हैं। कई बार होता है कि अप लाइन में जो एक गाड़ी को एक लाइन को हम कॉमन लाइन के रूप में उपयोग करते हैं। तो उससे उसका 100% जो यूटिलाइज़ेशन है वो संभव नहीं होता है, क्योंकि अभी आप अप डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं एक और उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाएँगे, तो जब तक वो क्लियर नहीं करेगी तब तक दूसरी जगह पर वो ट्रेन इंतज़ार करती है। तो जैसे ही हम क्वाड्रपलिंग करेंगे तो इस परिस्थिति से भी निकल आएँगे। तीसरी बात और, अभी जब जो हमारा परिवहन है, हम एक तरफ 130 किलोमीटर स्पीड की गाड़ी चला रहे हैं हमारी, जैसे वंदे भारत, फिर हमारी कुछ 110 किलोमीटर की गाड़ी, फिर हमारी मेमू ट्रेन्स हैं जो 80 और 100 के बीच में चल रही हैं, फिर हमारी गुड्स ट्रेन है, कंटेनर है जो कुछ 100 की स्पीड में, कुछ 80 के, कुछ 75, कुछ 60, कुछ 45, कुछ 30, इस अलग-अलग स्पीड में चल रहे हैं। मतलब क्या है कि सभी विभिन्न जो स्पीड है, उनकी गाड़ियाँ एक साथ एक ही ट्रैक पर चल रही हैं। तो उसका सेग्रीगेशन अभी संभव नहीं है। जैसे हमारे पास क्वाड्रपलिंग हो जाती है, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी 2 लाइन्स हैं, उनको हम उन पे हम मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन चलाएँ और गुड्स ट्रेन हमारी बाहर रहे। तो अब जब ऐसी स्थिति आएगी, तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसे बोलते हैं, जी। तो वो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट दिखेगा कि आज हम जितनी मुश्किल से, जितना मेहनत से उन गाड़ियों को चला रहे हैं जितनी संख्या में, ऑल ऑफ अ सडन हम देखेंगे कि जैसे ऑटोमैटिक सिग्नलिंग आती है और हमारा क्वाड्रपलिंग होती है और ये सब कवच से इंटीग्रेट होते हैं। तो जैसे हम अब जैसे कवच की बात करें, तो कवच हमारा दिसंबर 2026 में टारगेटेड है कि रायपुर डिवीज़न में हम पूरी तरीके से कवच प्रणाली से युक्त कर देंगे। कवच का काम क्या रहेगा? कवच बेसिकली लोगों एक सुरक्षित यात्रा की कह सकते हैं, एक तरीके से गारंटी समझ सकते हैं, जिसका आपको बड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कवच प्रणाली ये पूरी तरीके से भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित एक तकनीक है, जिसका कि ट्रायल करते समय माननीय मंत्री जी स्वयं इंजन में सवार हुए थे और सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी या एक सिस्टम जो ब्लॉकेड रखा गया और वो जाके अपने स्थान पर, नियत स्थान पर गाड़ी जैसे जैसे इस तरीके का व्यवधान है बाधा आई और वो गाड़ी रुक गई। तो ये जो विश्वास हमारी तकनीक के प्रति कि जैसे ही कवच सिस्टम आएगा, तो सुरक्षा के जो जो स्तर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी हादसे रुक और जाएँ। हादसे मिनिमल होंगे। इसमें भाई साहब एक और था कि निर्माण कार्यों में 70 सालों की यात्रा में अगर देखें भारतीय रेल की, तो तकनीक में जो 15-20 सालों में लगातार चेंज आया है टेक्नोलॉजी में, एआई का भी उपयोग होने लगा है। तो आपको निर्माण की गतिशीलता में कोई अंतर दिखाई देता है पिछले और अब में? जी, ट्रैक बिछाने से लेके पहले लकड़ी के पट्टी डाली जाती थी, अब स्लैब डाले जाते हैं कंक्रीट के, तो क्या अंतर महसूस होता है? और बिल्कुल इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि तकनीकी जो इनपुट्स दिए गए हैं, जैसे मैकेनाइजेशन हुआ, पहले काम स्लीपर डालने का काम या ट्रैक मेंटेनेंस का काम ह्यूमन एलिमेंट था, मतलब मानव या हमारे जो रेलवे कर्मचारी थे वो स्वयं करते थे। अभी बहुत सारा ऐसा कार्य है, चूँकि उनकी एक लिमिटेशन है, बहुत सारा ऐसा कार्य है जो मशीनें कर रही हैं और काफ़ी तेज़ी से और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो कार्य हो पा रहा है। इसमें मैं अगर बड़े बेसिक तरीके से इसको कहूँ कि पहले जैसे ट्रैक में कोई डिफेक्ट है, उसको भी रिपोर्ट करने के लिए या उसको ढूँढने के लिए क्या होता था, मैनुअली हमारे जो गैंग जाती थी। गैंग जो होती थी, वो लोग हमारे
पूरा हर 5 किलोमीटर में मतलब विंटर पेट्रोल, हालाँकि वो अभी भी विंटर और समर पेट्रोलिंग अभी भी है, मानसून पेट्रोलिंग अभी भी वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन उन डिफेक्ट्स को ढूँढने के लिए हम किस पे डिपेंडेंट थे? एक मानव के ऊपर। उसमें ह्यूमन एरर कई बार हो भी सकती है कि आपने अभी देखा अंदर सपोज़ अगर ऊपर ट्रैक के ऊपर कोई क्रैक है तो दिख जाएगा, और बाय द वे अगर कोई क्रैक की फॉर्मेशन ट्रैक के अंदर हो रही है, तो वो नहीं पकड़ सकता। तो इसके लिए हम यूएसएफडी, जिसे कहते हैं कि किसी भी तरीके का फ्लॉ आता है, उसको फ्लॉ डिटेक्शन टेक्निक के लिए एक एक मशीन जिसको हम किसी इंजन में, किसी ट्रेन के डिब्बे में लगाकर चलाते हैं, तो 110, 130 की स्पीड पे वो जो भी किसी ट्रैक में लगातार अल्ट्रासोनिक जो हमारी रेज़ होती हैं, उसके थ्रू वो फ्लॉ डिटेक्शन होता है और वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली रिपोर्ट होता है। जितने भी फ्लॉ होते हैं, वो रिपोर्ट होते हैं और इमीडिएटली उनका रेक्टिफिकेशन के लिए डिपेंडिंग अपॉन की अर्जेंसी क्या है। तो उस आधार पर तो इससे हमारा जो फ्लॉ डिटेक्शन है या जो ट्रैक मेंटेनेंस है वो हमारी बेहतर होता है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जैसे इंट्रोड्यूस की गई, तो पहले क्या था, एक ब्लॉक सेक्शन से दूसरे ब्लॉक सेक्शन में एक समय में एक ट्रेन ही जा सकती थी। मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, जब एक स्टेशन से कोई ट्रेन अगले स्टेशन भेजेगी, जब तक अगले स्टेशन पर पूरी तरीके से पहुंच नहीं जा सकती, तब तक आप इस स्टेशन से दूसरी ट्रेन रवाना नहीं कर सकते। जी। बट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ऐसा है कि सिग्नलिंग का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि हर कुछ दूरी पर वो सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल मिल जाता है और गाड़ी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि उतने ही सेक्शन में आप और ज़्यादा गाड़ी चला पा रहे हैं। तो जो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिससे प्लस जैसे आप कह रहे हैं ट्रैक लेइंग की बात करते हैं, उसमें भी पहले ह्यूमन सारा कुछ मानवीय तौर पर होता था। अब उसमें हम ट्रैक लेइंग, बहुत सारी मशीन टीआरटी और इस तरीके की मशीन्स भी के साथ भी आ गए हैं। तो जो ट्रैक लेइंग का जो गति है, वो पहले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है और कहते हैं ना नेवर बिफोर लाइक स्पीड से हम ट्रैक लेइंग कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी तक हम मतलब इतने पिछले करीब 100 सवा 100 सालों में एक केवल एक मेन ट्रंक रूट होता था, जो कि मुंबई हावड़ा, और एक हमने सिंगल लाइन या बाद में डबलिंग अभी पिछले कुछ समय में या ट्रिपलिंग भी कुछ समय में हुई है टुवर्ड्स एनकेजे, और उसके अलावा कुछ ब्रांच लाइन। लेकिन आने वाले समय में हम इसमें जैसे उत्तर जो हमारा छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़, ये रेल नेटवर्क से अछूता था। अगर इसको आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या दक्षिण के कई राज्यों से अगर कंपेयर करें, तो वहाँ पर रिलेटिवली नेटवर्क की, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की कमी थी। तो अब जो प्लानिंग है, उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरे छत्तीसगढ़ को रेलवे ट्रैक से इस तरीके से इंटीग्रेट करना है कि रावघाट, जगदलपुर से भी कोई व्यक्ति बिना किसी ट्रेन को बदले हुए सीधे कोलकाता के लिए भी निकल पाएगा आने वाले समय में, दिल्ली जा पाएगा या टुवर्ड्स साउथ हैदराबाद या अन्य जो हमारे शहर हैं, उन पे जा पाएगा। तो गति में डेफ़िनिटली सुधार हुआ है। आपको मैं एक जानकारी दूँ कि गरियाबंद देवभोग के कुछ विद्यार्थी आए थे। उसमें से 1-2 लोगों ने कहा कि सर आज तक हम रेलवे स्टेशन और पटरी नहीं देखे हैं, ट्रेन नहीं देखे हैं। जी। तो जो आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि चारों दिशाओं में रेल का विस्तार होगा, तो इन दूरस्थ इलाकों के लिए क्या ट्रैक बिछाने की योजनाएँ हैं? वही सुन जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे अभी खरसिया परमल कसा का स्वीकृति हुई है, करीब 270 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जो कि खरसिया होते हुए सिवरी नारायण, बलौदा बाज़ार, लाखोली, अभनपुर के दक्षिण से होते हुए दल्ली राजरा के उत्तर दुर्ग के बीच में मतलब दक्षिणवर्ती होते हुए फिर फाइनली राजनांदगांव के आगे परमल कसा नामक एक स्टेशन पर ये जुड़ जाएगा। तो करीब 270 किलोमीटर का ट्रैक आ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं ये दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए एक गारलैंड टाइप में, प्लस एक और खास बात इसके साथ, इसका एक जी। अन्य बहुत महत्वपूर्ण मतलब इसमें एक कारण छिपा है कि अभी हमारे पास केवल इस छत्तीसगढ़ के पूरी इस बेल्ट में केवल एक एक ट्रंक रूट है। अगर जी। किसी भी तरीके से कोई समस्या आती है, जैसे कुछ समय पहले आपको याद होगा, चापा स्टेशन एक हमारा है बिलासपुर डिवीज़न में, वहाँ पर एक नदी बहती है हसदेव, और हसदेव नदी का जो पुल था, उस पुल के जो पायर्स हैं उसमें स्काउरिंग आ गई है। तो असुरक्षित हो गया और अचानक 2 लाइन बंद करनी पड़ी। कुछ समय बाद 1 लाइन को रिस्टोर किया गया और फिर काफ़ी लंबे समय तक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे गाड़ियाँ उसमें चली और इसमें कोचिंग ट्रेन्स को जी। हमें उस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में रद्द करना पड़ा। तो ऐसी कोई भी बाढ़ के चलते या किसी अन्य एक्टिविटी के चलते
सपोज अगर एक हमारा रूट एक ब्लॉक भी हो जाता है तो हमारे पास एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध है जिससे लोगों को कम से कम परेशानी की सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये ग्रीन फील्ड है तो इसका तेजी से विकास होगा। तीसरा, जैसे ही हमारे पास अल्टरनेटिव इस तरीके का ट्रैक अल्टरनेटिव रूट आता है तो जो मेंटेनेंस कार्य होते हैं उनके उनके विषय में प्लानिंग भी आसान हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेन कैंसलेशन नहीं करना पड़ता है। छोटे-मोटे डाइवर्जन्स करके हमें आसानी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, मेंटेनेंस के काम है, उनको आसानी से कर पाते हैं। साथ ही साथ जैसे रावघाट जगदलपुर, अभी हम ताड़ोकी तक पहुँच गए हैं। आने वाले समय में जो टारगेट्स हैं, हम रावघाट तक रेल लाइन पहुँचा देंगे। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इस समय हमारे कई उच्च अधिकारी वहाँ काम भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और इसमें राज्य सरकार भी काफ़ी सहयोग कर रही है, जिस तरीके से एक सुरक्षा के जो समस्याएँ थी वहाँ जी, पर, जी। और उनको दूर करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो सपोर्ट, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो दिन-रात लगे हुए हैं, तो कार्य करने में अब काफ़ी आसानी हो रही है। तो जिस तरीके से रावघाट तक हम पहुँच गए और आने वाले समय में चूँकि रावघाट जगदलपुर भी स्वीकृत हो चुका है 140 किलोमीटर का ट्रैक, तो हम दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो सुदूर सबसे दूरस्थ स्थान हैं, उनको भी इस नेटवर्क से जोड़ पाएँगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा साड़ेगा, भालूमुड़ा का जो क्षेत्र है, या उत्तर हमारा छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर एक मुख्य स्टेशन अंबिकापुर है। तो अंबिकापुर को, या अगर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को मुख्य धारा से जो हमारा ट्रंक रूट है, कौन-सा? दिल्ली और हावड़ा वाला। जी। और साथ ही साथ वहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, दोनों ही। प्लस उसके अलावा एक और तीसरा रूट भी है वहाँ पर, जो गढ़वा रोड से रेणुकूट होते हुए और फाइनली हमारा दीनदयाल उपाध्याय नगर की तरफ निकल जाता है। आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसकी डबलिंग भी सैंक्शन हो गई और उसका कार्य भी पैरेलल चल रहा है। और अंबिकापुर से बरवाडी, अंबिकापुर से गढ़वा रोड, ये दोनों एक वाई लेक एक कॉमन देकर और फिर 2 अलग डायरेक्शन में ट्रैक निकल जाएगा। कुछ इस तरीके की प्लानिंग की गई है। तो अंबिकापुर, या कह सकते हैं छत्तीसगढ़, हमारा जो अ, ए रूट है दिल्ली और हावड़ा, उससे जुड़ने वाला है, जिससे कि बनारस, प्रयागराज या फिर टुवर्ड्स पटना जो हमारा मूवमेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा। और जो उस क्षेत्र के लोग हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ से भी इवन जैसे रायपुर या जो हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सीधे एक ट्रैक पर सफ़र करते हुए उत्तर भारत का जो नेटवर्क है उससे जुड़ जाएँगे। और एक वैकल्पिक ट्रैक के रूप में भी एक व्यवस्था छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाका जो है, जी, जुड़ जाएगा। जी। एक पैसेंजर मैनेजमेंट की बात आपसे मैं करना चाहूँगा। बहुत से हमारे साथियों की जिज्ञासा थी कि टिकट और भोजन जो ट्रेन का है, कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। टिकट के लिए मारा-मारी और ट्रेन के भीतर भोजन की गुणवत्ता और उसकी व्यवस्था पर। इस मैनेजमेंट की लंबे समय से लोगों को शिकायतें रही है, परेशानी रही है और कुछ न कुछ इश्यू आते रहे हैं। तो इस दिशा में आप एक लीडिंग पर्सनैलिटी हैं, आप एक विभाग के बड़े प्रमुख हैं, तो आप इसको अपने नज़रिए से कैसा देखते हैं और क्या समाधान? देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों समस्याएँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। मैं इसको नकारता नहीं कि समस्याएँ नहीं हैं, लेकिन हाँ, इस चुनौती के लिए या इन समस्याओं के निराकरण के लिए हम जो प्रयास किए जा सकते हैं, उनमें वो कुछ प्रयास जो हमने किए हैं पिछले कुछ समय में और इसमें सुधार भी हुआ है, मैं उसकी ओर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो टिकटिंग की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में, लगभग 1 से डेढ़ वर्ष में, हमने कई वाईटीएस के यात्री टिकट सुविधा केंद्र खोले हैं, जो कि पिछले 10 साल में जितने खोले गए थे, उतना हमने पिछले डेढ़ वर्ष में रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में, हाँ, एवं सुदूर क्षेत्रों में भी हमने वाईटीएस के खोले। बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाईटीएस के जो लोकल छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनके द्वारा ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये टिकट आपके द्वार पहुँचा रही है, जी, दूसरी तरफ क्या है कि ऐसे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जो जो सीधे रेलवे से नहीं जुड़े हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ, एक भी वाईटीएस के काउंटर अगर होता है तो वहाँ जो भी रिजर्वेशन पहले जो दलाली चलती थी त्रिवेदी भैया, इसमें क्या कहना चाहेंगे वो? थी, तो वाईटीएस की बात हुई। फिर बात आई कि जब इस समस्या में और उतरे कि स्टेशन पर लंबी लाइन्स अभी भी लग रही हैं। तो एक तरफ तो हमने मोबाइल टिकटिंग और इस तरीके के जो बहुत सारे हमारे मतलब भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा जो डायरेक्टिव्स आए, तो उनको जी, तो जी। हमने किया ही किया है। उसके अलावा हमने एक नया पहल अभी कुछ दिनों पहले की, एमयूटीएस।
एमयूटीएस में मतलब क्वालिटीएस कि हमारे पास ये ऐसे टिकट मतलब दे बांटने वाले लोग हैं जो जब कोई अतिरिक्त भीड़ किसी दिन हमें लगता है कि जैसा सेंस करते हैं कि हाँ आज भीड़ होने की संभावना है किसी तीज पर त्योहार पर या अन्य किसी एग्जाम हुआ तो ऐसे में हम इनको एक्टिवेट कर देते हैं तो क्या होता है ये पब्लिक के बीच में घूम घूम कर उनको टिकट दे सकते हैं तो ऐसे 5 एमयूटीएस हमने रायपुर स्टेशन पर दिया बल्कि अभी हमने एक और स्टेशन हमारे एक छोटा जैसे होता है ना, लोग कहते हैं सारा फोकस बड़े स्थानों पर ही रहता है जी। तो अभी हमने करीब 2 सप्ताह पहले हमारे एक स्टेशन है चरोदा जहां पर भी एमयूटीएस टिकटिंग की व्यवस्था की है तो न केवल बड़े बड़े स्टेशनों को हम छोटे स्टेशनों को भी उसके दायरे में ला रहे हैं तीसरी चीज होती है कि जैसे-जैसे हम डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तो क्या है कि पर्यावरण को बचाना एक हमारे पास वो भी कमिटमेंट है। तो कम से कम स्टेशनरी, कम से कम स्टेशनरी का अगर उपयोग होगा तो कम से कम पेड़ कटेंगे तो प्लस डिजिटल पेमेंट मतलब कैश ट्रांज़ैक्शन कम हो, तो हमने ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स की भी व्यवस्था की है। इसमें 2 तरीके की व्यवस्था है। कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिसमें टिकट आप स्वयं बना सकते हैं जैसे एयरपोर्ट पे जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो हिंदी अंग्रेजी जानते हैं और किसी भी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है तो ऐसे लोग आसानी से जाकर बिना किसी इंटरवेंशन के अपना टिकट ले सकते हैं दूसरा वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कई बार उनको स्वयं से टिकट बनाने में मुश्किल होती है तो उसके लिए हम एटीवीएम फैसिलिटेटर्स की भी व्यवस्था किए हुए हैं और खास बात ये एटीवीएम फैसिलिटेटर क्या है या तो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हैं या अच्छा। आसपास के क्षेत्रों के ही लोग हैं बहुत बढ़िया। उनके लिए क्या है जो अदर जितनी वो टिकट बना रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर कमीशन होता है जो उनको मिलता है तो उनके लिए मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज ही हैं इसमें पब्लिक के लोग भी इन्वॉल्व हैं तो एक उनके लिए रोजगार का अवसर मिल रहा है कि वो किसी को टिकट लेने में फैसिलिटेट कर रहे हैं तो एक तरफ तो उनके लिए रोजगार और दूसरी तरफ हमारे जो ऐसे भाई बहन हैं जो तकनीकी रूप से उतने दक्ष नहीं हैं उनको टिकट की व्यवस्था तो हम इस तरीके की व्यवस्था करीब रायपुर रेलवे स्टेशन में ही अभी हम 12 ऐसे एटीवीएम्स की हमने स्थापना की आने वाले समय में जो हमारा प्लान है हमने करीब 67 और नए एटीवीएम्स जिससे कि हम हर स्टेशन पर वो व्यवस्था दे पाए वो प्लान किया हुआ है इसमें एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा टिकटिंग का एक मतलब माइंडसेट है कि एक स्थान होगा वहां पर जाकर हम टिकट ले पाएंगे एक टिकट काउंटर है हम वहीं पर जाकर टिकट ले पाएंगे हम उसको भी दूर करना चाहते हैं आप पार्किंग में आए पार्किंग में एक एटीवीएम है आप जैसे एक बहुत सारे एटीएम्स लगे होते हैं आप कहीं भी आप पैसा निकाल सकते हैं तो आप पार्किंग में आपने गाड़ी पार्क की अपनी बाइक पार्क की और वहीं पर उसी समय खड़े खड़े कन्वीनियंट बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से आपने वहां से एटीएम से अपनी टिकट जनरेट करके आप चले गए ऐसे ही जो हमारे यूरिनल्स हैं टॉयलेट्स एरिया है या ऐसे कोई भी स्थान जहां पर भीड़ एकत्रित हो सकती है जिसको यात्रा प्रारंभ करने के पहले जहां पर भीड़ एकत्रित होने की संभावना है वो एक ईटिंग ज्वाइंट भी हो सकता है जैसे हम स्टेशन के बाहर बहुत सारे इस तरीके के जॉइंट्स अभी लेकर आ रहे हैं रायपुर स्टेशन पर स्पेशली यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तो ऐसी स्थिति में हम जो टिकट इशूइंग है उसको भी इतना डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ कदम चलकर कहीं पर भी टिकट अपने आप निकाल सके और यस साथ ही साथ फैसिलिटेटर ये जो लोग निकालने में सक्षम नहीं उनके लिए फैसिलिटेटर्स का भी हम एंगेजमेंट करने के लिए वो ऑलरेडी जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर चुके हैं बहुत जल्दी जैसे ही हमारे टीवीएम्स आएंगे तो हम टिकट की व्यवस्था भी करेंगे नाउ अब बात आती है तीसरी पैसेंजर जो रिजर्व टिकट की बात है नो डाउट समस्या है वेटिंग में कई बार शिकायत मिलती है लोग कि ट्रेन्स में रिग्रेट भी हो जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले वर्ष या पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें, तो जो ट्रेन्स में जो सीट की उपलब्धता है वो बढ़ी है। हमने जैसे इस वर्ष ही जब ये हमारा नवरात्रि का पर्व था दिवाली का पर्व था, छठ का पर्व था। तो करीब 70,000 अतिरिक्त सीट्स की व्यवस्था जो ट्रेन चलाई हैं, उनमें करीब 70,000 अतिरिक्त सीट की व्यवस्था थी। तो ये क्या है, उनके लिए मतलब जो भी ट्रेन्स चली हैं, तो इतनी सीट्स तो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जैसे हम बात करें, तुलना करें, जैसे हम कैसे करते हैं कि फुटफॉल कितना है? जैसे रायपुर स्टेशन का लगभग एवरेज फुटफॉल 70,000 के आसपास आता है, अभी जो पिछले वर्ष जो हमारी पीक रिक्वायरमेंट थी ऑन एनी सिंगल डे, वो मेरी क्या थी अ
छठ पर्व के 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले लोग निकल जाते हैं, 1,05,000 लोगों का फुटफॉल था। उस समय 68,000 के आसपास हुआ करता था एवरेज फुटफॉल, थोड़ा बढ़ा है। तो अचानक 30-35,000 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। लगभग दुगना करीब 40% के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई। अब इस वर्ष हमने क्या किया, इस चीज़ को, चूँकि ये हमारे अनुभव में धीरे-धीरे हम इसको नोटिस कर रहे हैं और इमीडिएटली उसके लिए अभी क्या है, एक डेली इस तरीके का सिस्टम बनाया गया है कि हमारे पास हर समय एक स्क्रैच और एक डिवीज़न में कहीं न कहीं तैयार रहती है। जैसे ही किसी इसमें इतनी भीड़ होने की संभावना कि लगभग आधा या 1 ट्रेन लोग अगर जाने की संभावना है, तो इमीडिएटली बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उस डायरेक्शन में भी ट्रेन हम चलाने की व्यवस्था करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने किया भी है। प्लस ऐसे जैसे बाबा धाम के लिए हुआ, या अभी उड़ीसा रथ यात्रा हुई, या अभी बीच में कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ हमारे जो कर्मचारी थे, उनको अचानक ओवरनाइट जाने की कुछ ज़रूरत हुई, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। या इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर हमने शॉर्ट नोटिस में अतिरिक्त ट्रेन चलाकर अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की। अब बात आती है कि वो स्थिति कब आएगी कि जब हम 3 मिनट में टिकट दे पाएँ और जब हम हर यात्री को, जब वो यात्रा का करने का मन हो, वो उसको सीट मिल सके। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, जब हमारे पास चारों लाइन्स उपलब्ध होंगी और जो बैक एंड में जो हमारी अमृत भारत या वंदे भारत जैसी ट्रेन्स चल रही हैं, या और बहुत सारी नए ट्रेन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब दोनों चीज़ें, एक ट्रेन चलाने के लिए जो ट्रैक या जो इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो ट्रेन की उपलब्धता, जब ये दोनों चीज़ें जिसके लिए बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, तो निकट भविष्य में ऐसा बिल्कुल होगा कि हम हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा जो एक एक चैलेंज दिया गया है कि कैसे हम लोगों को 3 मिनट के अंदर टिकट दे सकें और सबको एक निश्चित सीट दे सकें, तो जल्द ही पूरा होगा, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। त्रिवेदी सर, जैसा कि चलती ट्रेन में यात्रियों को जो समस्या आती है भोजन, पानी और सुविधाओं के सैनिटेशन के मामले में, कि भोजन की गुणवत्ता खराब है या पानी की उपलब्धता नहीं है, तो चलती ट्रेन में पुराने समय से लेके आज क्या समाधान के बेहतर उपाय किए गए हैं? देखिए, चलती ट्रेन में जो असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, सामान्यतः जो बात उठती है, हमने रायपुर डिवीज़न में एक सिस्टम शुरू किया है और इस सिस्टम को शुरू किए हुए काफ़ी समय हो चुका है। हम इस प्रीमाइस पे शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी ओरिजिनेटिंग ट्रेन है, जैसे हमारे दुर्ग और रायपुर में जो ओरिजिनेट हो रही हैं ट्रेन्स, उनका नियंत्रण कम से कम हमारे हाथ में है। तो जो ट्रेन अभी-अभी शेड से मेंटेन होकर स्टेशन पर आई है, हम ये मानकर चलते हैं उसमें जो मेंटेनेंस का काम हुआ है पूरी एफिशिएंसी के साथ किया है। कई बार उसमें शिकायतें आती हैं और ऐसा भी होता है कि कई बार शिकायतें आती हैं तो एक्सक्यूज़ क्या लिया जाता है कि ये तो पब्लिक ने खराब कर दिया, पब्लिक ने ऐसा कर दिया। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से रोल आउट करने के लिए हमने एक सिस्टम शुरू किया है। जी। क्या है? 2 तरीके के सिस्टम शुरू किए। एक तो जो ऑरिजिनेटिंग ट्रेन है, ऑरिजिनेटिंग स्टेशन पर ट्रेन लगने के साथ ही हमारा जो पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के जो टीटीज़ हैं, वो पूरी ट्रेन का इंस्पेक्शन करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यात्री हैं, उनसे रेगुलर फीडबैक लेते हैं। हर टीटी, हर पैसेंजर अम्यूनिटी की जो ट्रेन है, और ये हमने जब से ये शुरू किया है, आप जाकर किसी भी हमारी ट्रेन को विज़िट कर सकते हैं कि क्या जो सफाई व्यवस्था है, पानी की जो समस्या ट्रेन में होती है, साथ ही साथ अन्य किसी भी तरीके की जो समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है, जी, जी। वो समस्याएँ भी काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। फिर ये हमने एक और चीज़ शुरू की है कि अक्सर ये होता था ट्रेन्स गंदी रहती हैं। एक और हमने सिस्टम क्या शुरू किया कि जो भी ट्रेन्स हमारे रायपुर डिवीज़न से गुज़र रही, मतलब बिलासपुर होते हुए रायपुर और दुर्ग होते हुए जाती हैं। रायपुर और दुर्ग 2 बड़े स्टेशन हैं जहाँ पर हमारा स्टॉपेज सामान्यतः 5 से 10 मिनट का होता है। तो इन स्टेशन पर जो भी पेंट्री कार, जो भी ट्रेन जा रही है जिनमें की पेंट्री कार है, उन स्टेशन पर या हुँ। अदरवाइज़ भी जी। कचरा जो कलेक्शन होता है उसको हमने 100% इंश्योर किया है। कोई भी ट्रेन में यदि किसी कोच से हमें कचरा नहीं दिया जा रहा है, तो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट बन के और उस पर कार्रवाई होती है और ये 100% हो रहा है। जब से ये शुरू हुआ है तो जो भी ट्रेन्स हमारे डिवीज़न से गुज़र रही हैं, एट लीस्ट हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि
रायपुर से दुर्ग की तरफ जा रही, तो यदि वो रायपुर में रुकी है तो रायपुर के आगे जो डस्टबिन्स हैं वो सभी क्लीन होंगे, जो पेंट्री कार का कचरा है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। या अगर रायपुर से बिलासपुर की तरफ जा रही है, दुर्ग में सपोज़ वो है उसको डील किया गया है, तो दुर्ग से लेकर बिलासपुर का जो हमारा ये यात्रा है, इस दौरान ऐसा नहीं हुआ। और सामान्यतः एक और चीज़ है, चूँकि इतने कम दूरी में तो बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन जैसे यहाँ से नागपुर तक आने वाले जो अगले 6-8 घंटे की जो यात्रा होती है, उस यात्रा तक के लिए जो एक हाइजीन चाहिए ट्रेन में, वो हम उसको उपलब्ध कराते हैं और ऐसा हम रायपुर और दुर्ग में विदाउट फेल सभी ट्रेन्स में कर रहे हैं। तो जो आपने बताया पानी या अन्य जो समस्याएँ हैं, सफाई की समस्याएँ हैं, इसको लेकर हम प्रयासरत हैं और इसको लेकर डेली बेसिस पे हम फीडबैक भी ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं, जनता से हमें काफ़ी उसमें समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ कई बार इसमें सहयोग भी मिलने लगा है। जब से ये अवेयरनेस और अलर्टनेस की बात हम करते हैं, जनता के पास जाते हैं, लोगों से हमारे टीटीज़ बात करते हैं या अधिकारी बात करते हैं, हम लोग भी कभी-कभी इंस्पेक्शन में जाने शुरू किए, तो हमें बड़ा अच्छा लोगों से फीडबैक मिलता है और लोग सहयोग करने लगे हैं कि अब वो गंदगी करने वालों को रोकने भी लगे हैं, ऐसा भी हो रहा है। अब आते हैं भोजन पर। जो अ, इसमें भी जो क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर जो इश्यूज़ आते हैं, तो इसमें हम चीज़ों को कई तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। पहला तो ये है कि हम जो आम हमारे पैसेंजर्स हैं, जो जनरल या स्लीपर क्लास में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जिनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक जनता खाने को लेकर शिकायत आती थी। जनता खाने में जब हमने इसको स्टडी किया तो ये चीज़ पाई गई कि जो ₹15 में एक वेंडर को बनाना पड़ता है, वो वेंडर के लिए वो प्रॉफ़िटेबल प्रोपोज़िशन नहीं है। तो कई बार उसमें अर्थदंड भी लगा है, बट अर्थदंड से वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जब उसकी पूरी मैकेनिज़्म को हमने जब जो एक उसकी इकोनॉमिक्स है, उसके पूरे कैलकुलेशन बैकवर्ड फॉरवर्ड किए, देन ये समझ में आया कि ये फ़ीज़िबल नहीं है। फिर हमने इसमें एक इकोनॉमी मील का कॉन्सेप्ट लाया है। अभी हमने इकोनॉमी मील मतलब जो स्लाइट हायर रेट ₹25 में हम लोगों को देना शुरू किया है। साथ ही साथ इसको बड़े पैमाने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को दे सकें, तो उसके लिए कुछ एक हम फूड वैन का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि स्टेशन के जो एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स पे ऐसी फूड वैन स्टेबल रहेंगी और वो सस्ता खाना और जो हेल्दी फूड हो सकता है, जैसे दाल-चावल हुआ, राजमा-चावल हुआ, कढ़ी-चावल हुआ या पूड़ी-सब्जी इस तरीके से एट रीज़नेबल रेट्स। हो सकता है वो ₹15 ना हो, लेकिन रीज़नेबल रेट्स पे जैसे इकोनॉमी मील के रूप में वो आप लोगों को ताज़ा, गरम और सस्ता खाना उपलब्ध करा सकते हैं। फिर बात आती है हमारे जो हाई एंड कस्टमर्स हैं और न्यूट्रिटिव मतलब हेल्दी फूड की। तो उसमें जैसे हमने छत्तीसगढ़ में आजकल मिलेट्स पे बड़ा जोर है। तो हमने ओएसओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो उसमें छत्तीसगढ़ में मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्टेशन पे प्रमोट करने के लिए 2 स्टॉल ऑलरेडी दे दिए हैं और वहाँ पर अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। साथ ही साथ अभी हम एक हेल्थ लाउंज का भी कॉन्सेप्ट लाए हैं, जहाँ पर अभी जो हमारे पास वीआईपी या एसी वेटिंग एरिया हमारे पास कम था, क्राउज़ क्राइसिस रहती थी, तो एक क्षेत्र, एक छोटा-सा एक एरिया एक बनाया गया है, जिसमें कि किसी भी समय 50-60 लोग बैठ सकते हैं और उसको हम एक हेल्थ लाउंज के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि ना केवल आप वहाँ पर बैठकर मतलब इंतज़ार कर सकते हैं अपनी ट्रेन आने का, यदि पहले पहुँच जाते हैं या उतरने के बाद आपकी व्हीकल या गाड़ी आने में समय है या आपको अन्यत्र यात्रा करनी है, आप जंक्शन में कोई दूसरी ट्रेन पकड़नी है, तो और आप लंबे समय तक वहाँ यदि बैठना चाहते हैं, तो वहाँ पर मिलेट बेस्ड फूड जो है वो हम सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक हेल्दी फूड प्लस उसके अलावा हम कुछ प्रीमियम ब्रांड्स को भी एंगेज कर रहे हैं आने वाले समय में। तो वहाँ पर हम वो बेहतर भोजन की व्यवस्था लोगों के लिए दोनों तरीके से जी। फिजिकल मोड में वेंडर्स के थ्रू और उसके अलावा ई कैटरिंग के थ्रू, तो दोनों तरीके से एक अच्छा हाइजीनिक और स्वादिष्ट भोजन लोगों तक पहुँच पाएगा, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यात्रियों को कोई समस्या हो रही है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, टीटी के अलावा, तत्काल अगर उनको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है या किसी परेशानी में वो पड़ गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कौन-सा कदम उठाना चाहिए? देखिए 2 कोई नंबर ऐसा है या कोई ऐसे जी, जी, इसके लिए एक पोर्टल है रेल मदद और 139। रेल मदद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में ही मतलब जो रायपुर डिवीज़न ने पिछले 1 वर्ष में या पिछले 2 वर्ष में जिस तरीके से कार्य किया है, जी।
तो सन 2023-24 के लिए 24-25 और अब 25-26 24-25 में एसीसीआर को देश में नंबर 1 मतलब रेल मदद में नंबर 1 ज़ोन घोषित किया गया है और 5 जनवरी को हमारी ज़ोन के अधिकारियों को माननीय रेल मंत्री जी इसमें सम्मानित भी करने वाले हैं। बधाई। और मुझे बड़ा ये संतुष्टि का भाव देता है कि और मैं बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें रायपुर डिवीज़न का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में मतलब जब ये जो आंकड़े हैं 2024-25 के लिए जिसके लिए हमें अवार्ड मिला है एसीसीआर ज़ोन को, देश में नंबर 1। जो हमारे किसी भी शिकायत का निस्तारण अगर कैसे कर रहे हैं, पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मतलब शिकायतों की संख्या। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 से 2023-24 और 24-25 में शिकायतों की संख्या कम हुई। फिर उसमें जो असिस्टेंस केसेस मतलब ऐसे जैसे किसी को भोजन की ज़रूरत है या कोई ऐसा हुआ कि कोई आपके यात्रीगण हेल्थ इश्यूज हाँ हेल्थ इश्यू है या कोई ऐसे यात्री हैं, कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे हमारे पापा, हमारी बहन, हमारी माँ ट्रैवल कर रही है, भाई ट्रैवल कर रहा है और उससे पिछले 4 घंटे से बात नहीं हो पा रही है। तो हमारी टीटी हमारा जो डिप्टी एसएस है स्टेशन पे लोग, वो मदद करके उन तक वापस उनकी बात कराना, ये भी एक असिस्टेंस का केस है। या कई बार हमारे पास ऐसी केसेस आते हैं कि कोई माँ है जिनका छोटा बच्चा है जिसको अचानक कोई समस्या हुई, उसको नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ी तो हमने नेबुलाइज़र पहुँचाया, सैनिटरी नैपकिन्स पहुँचाए, दूध पहुँचाया या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन्स पहुँचाई। या एक मैं आपको घटना बताना चाहूँगा कि गोंदिया स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ी और अगला जो स्टेशन था वो हमारा बड़ा स्टॉपेज था, वो दुर्ग था। हमें शिकायत मिलती है कि मतलब ट्रेन से कि किसी एक पैसेंजर को दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो बहुत परेशान है। चूँकि ट्रेन उस समय सालेकसा के आस-पास थी, निकल चुकी थी तो और कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जहाँ डॉक्टर की सुविधा हम उपलब्ध करा पाते। एनीवे डॉक्टर से बात कराई गई। दाँत दर्द में जो एक बड़ी कारगर चीज़ होती है गर्म पानी और नमक। डॉक्टर ने बताया कि ठीक है हम दुर्ग में आपका वेट कर रहे हैं, वी विल बी देयर विद मेडिसिन्स, लेकिन आप तब तक ऐसा कीजिए पैंट्री कार से ये उपलब्ध कराइए। पैंट्री कार में पानी गर्म किया गया, नमक के साथ उनको गरारा करने गार्गल करने के लिए दिया गया और बाय द टाइम जब वो दुर्ग पहुँचे तो उनका दाँत का दर्द ठीक हो चुका था। तो इवन बिफोर की डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ऑन बोर्ड जो हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं और उसके बाद जो फीडबैक मिलता है, तो ये फीडबैक हमें एक्सीलेंट 3 कैटेगरी एक्सीलेंट, सैटिस्फैक्टरी और अनसैटिस्फैक्टरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने 259.6% की ग्रोथ की है कि पिछले वर्ष की तुलना में हमें 259% ज़्यादा एक्सीलेंट फीडबैक मिले हैं। लोग नॉर्मली 10% 20% की बहुत ही बहुत अच्छा मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारे अनसैटिस्फैक्टरी मतलब ऐसे केसेस कि जहाँ पर लोग हमारी सेवाओं से या हमारे रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं थे। चूँकि वो भी एक एक आंकड़ा है बिल्कुल। और उसको ध्यान रखना है कि भई संतुष्ट लोग तो बहुत हो गए लेकिन असंतुष्ट हैं उनको कैसे उनको भी हमें देखना है। उसमें करीब 56-57 पर 56 पॉइंट फ्यू परसेंट मतलब कह सकते हैं कि 56% की उसमें कमी दर्ज की गई और जो सैटिस्फैक्टरी फीडबैक है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो रेल मदद किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत, समस्या वो आपकी सुरक्षा से रिलेटेड हो सकती है, वो स्टेशन पर ओवरचार्जिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, वो ओवरक्राउडिंग को लेकर हो सकती है या किसी को टिकटिंग में आने वाली समस्या को लेकर हो सकती है। कई बार लोग डिजिटली उतना दक्ष नहीं होते हैं, तो उनका सपोज़ एमयूटीएस ऐप काम नहीं कर रहा है, उस ऐप में कैसे उसको काम में लाया जाए, रिफंड को लेकर। तो इस तरीके की जो भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, उन सब का निस्तारण हम देन एंड देयर इन वेरी फ्यू मिनट्स एंड आपको पता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, वो कुछ सेकंड्स का है, मिनट्स का नहीं, कुछ सेकंड्स का है जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम है, जी। दैट इज़ लेस देन 1 मिनट, 36 सेकंड। तो इस तरीके से जब हम लोगों को सेवाएँ देते हैं, तो जनता का वो हमें आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला कि उन्होंने वो हमें एक्सीलेंट फीडबैक दिया और उसका ही परिणाम है कि
रायपुर डिवीज़न या हमारे एससीसीआर ज़ोन को पूरे देश में रेल मदद के केस में नंबर 1 कहा गया है। तो इस तरीके से हम विस्तार करते हैं। तो ये तो ट्रेन की बात हो गई या किसी भी स्थान से आप शिकायत दर्ज करते हैं। फिर स्टेशन पर स्पेसिफ़िक रूप से अगर आपको कोई शिकायत, कोई किसी तरीके की समस्या का समाधान करना पड़ता है, तो आरपीएफ, जीआरपी जैसे वर्दीधारी हमारे लोग तो हैं ही। साथ ही साथ हमारे पास स्टेशन मैनेजर, सीटीआई ऑफिस और उसके अलावा अभी हमने एक डिप्टी एसएस कॉमर्शियल का, जैसे रायपुर स्टेशन पर अभी तक केवल एक डिप्टी एसएस कॉमर्शियल होता था, अभी हमने उसको राउंड द क्लॉक 3 डिप्टी एसएस कॉमर्शियल की नियुक्ति कर दी है और ऐसा हम सभी बड़े स्टेशन पर दुर्ग में भी कर दिए हैं। तो यात्रियों की किसी भी समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने में ये सहायक होगा, ऐसा हमारा मानना है। और साथ ही साथ जो हमारे अन्य जो छोटे स्टेशन हैं, उसमें हमारे पास जैसे सीजीएस स्टाफ होता है, जो नॉर्मली गुड्स का काम देखते हैं या टिकटिंग का काम करते हैं, उनको भी हम स्टेशन से जुड़ी हुई या इस तरीके की समस्याओं को उनको भी डीटीएसएस का चार्ज, एडिशनल चार्ज देके इस एक व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हैं, जिससे कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके और और किसी भी तरीके के लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। आपका विभाग और आप स्वयं लगातार व्यस्त रहती है, इतना ये लाइफलाइन वाला मामला है, हर यात्री का ध्यान रखना, हर ट्रेन और ट्रैक का ध्यान रखना। इस दबाव तनाव में अपने कर्मचारियों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? क्या आप तरीका अपनाते हैं ताकि वो लगातार ऊर्जावान रहें? देखिए, कई बार दबाव और तनाव का कारण तो हम स्वयं बन जाते हैं। जैसे ही हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर किसी कार्य को करने को उनको टारगेट देते हैं, तो वो दबाव उनके ऊपर होता है। हम भी कई बार दबाव में होते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो चीज़ हमारे साथ जिसका मतलब कह सकते हैं जिसका हमें फ़ायदा होता है, वो एक कहते हैं रेलवे एक बृहद परिवार है। जी। दूसरा क्या है, रेलवे एक लाइन ऑर्गेनाइज़ेशन है जस्ट लाइक आर्मी। मतलब यहाँ एक निश्चित पद सोपान है, एक अनुशासन है। तो जैसे सेना में एक अनुशासन है, वैसे ही रेल में एक अनुशासन है। तो ये जो अनुशासन है और एक परिवार की जो भावना है, ये दोनों चीज़ें जब आपस में इनका संयोजन होता है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत हम हमारे स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करते हैं। बहुत अच्छा। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा और कहा जाता है कि यूनियन के लोग अक्सर डिसरप्टिव होते हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हमारे डिवीज़न में जो हमारी यूनियन है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव और वो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हर समस्या की तह में जाते हैं और कर्तव्य पहले, ऐसे भाव के साथ जब हमें उनका सहयोग मिलता है, तो कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती है। फिर बात आती है कि कैसे उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट रखा जा सके, कैसे उनको अच्छी हेल्थ या अच्छी सोच दी जा सके। तो इसमें हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे हम कई बार उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कई बहुत सारे जैसे योग है, मेडिटेशन है, कई अच्छे वक्ता हैं उनका सेशंस कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी हुए या स्वर वेद वाले जो हमारे एक विचारक हैं या कुछ अच्छे आयुर्वेद के जो प्रशिक्षक हैं जो रायपुर या रायपुर के बाहर या देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थल से या लाइफस्टाइल के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके कई बार सेशंस कराते हैं और एक हेल्दी कैसे लाइफस्टाइल, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं अपने ऑफ़िस का जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मोटिवेट रहते हैं। हमारे ऑफ़िस में 10 बजे प्रतिदिन राष्ट्रगान से शुरुआत होती है। तो शार्प 10 ओ क्लॉक मेरा पूरा ऑफ़िस राष्ट्रगान करता है। तो जैसे आप राष्ट्रगान करते हैं, जनगण मन अधिनायक करते हैं, तो एक अलग भावना आपके अंदर उसका संचार होता है, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। बिल्कुल। ना केवल ये, अब चूँकि म्यूज़िक सिस्टम है, तो बैकग्राउंड में एक कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई स्ट्रेस रिलीवर इस तरीके का लाइट म्यूज़िक अगर चलता रहता है या फिर जैसे बहुत सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो आपने अपने बचपन में सुने होंगे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया या हम भारत की बेटी हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा या ऐसे बहुत से सारा भारत ये कहे, देश में एक आ रहे हैं। इस तरीके के जो बहुत सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो हमारे राष्ट्रीय जो हमारे दूरदर्शन है उसमें चला करते थे या उनका म्यूज़िक है, जिससे स्ट्रेस कम हो सकता है। बहुत सारे राग हैं, तो वो जब बैकग्राउंड में चलते हैं तो डेफ़िनेटली जो हमारा स्टाफ है वो तनाव
मुक्त रहता है और ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाता है। फिर उसके अलावा एक एक जैसे फैमिली, क्योंकि हम कहते हैं ना हम एक बृहत्तर बड़ा परिवार है, रेल एक बहुत बड़ा परिवार है। तो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। जैसे अभी हाल में हमने करीब ना केवल रेलवे बल्कि जो रेलवे के बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब 84 प्रतिष्ठान रायपुर शहर में कार्य कर रहे हैं। तो उन सभी के बीच एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता कराई और ये बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारे ना केवल रेलवे के कर्मचारी, जो रेलवे के बाहर जो अन्य कर्मचारी उनसे जो आपस में उससे कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से जब एक दूसरे से परिचय होता है तो एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास उपजता है। तो इस तरीके से जो कार्य करने में जो समस्याएँ आती हैं वो धीरे-धीरे केवल एक ओवर अ कप ऑफ टी, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी क्या है, वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक बेहतर समन्वय हमारे स्टाफ, बाकी जो विभाग है उनके साथ भी, एक अच्छा वर्किंग माहौल हमारे ऑफ़िस में, संगीत के द्वारा बहुत सारी फ़िटनेस के बीच में जैसे हम क्या करते हैं कि कुछ स्टाफ ऐसा है कि उनको एक ज़िम्मेदारी दे दी गई कि कुछ फ़िटनेस के विषय वो बताएँगे या उन्होंने अच्छा क्या किया। तो हर सप्ताह में जैसे इस सप्ताह में कुछ अच्छा किया, किसने अच्छा किया तो वो अपने अनुभव शेयर करता है। तो धीरे-धीरे हर कोई चाहता है कि नहीं, मेरा भी अनुभव सामने आए। तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो जो अन्य लोग ऐसे लोग होते हैं जो अदरवाइज़ अपने आप को पीछे रखते हैं, वो अपने अनुभव बाँटते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कई सारे आयोजन ऐसे होते हैं जैसे वंदे भारत हुआ या हमारे अमृत भारत स्टेशन के जो आयोजन हैं, उन आयोजन में जिस तरीके से एक टीम के रूप में, परिवार के रूप में लोग काम करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है, एक हमने एक और कार्य किया कि महीने में कुछ दिन जैसे थर्सडे, फ्राइडे को जो हमारा पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, एक्सेप्ट कि डाक और एक क्लर्क को छोड़कर और एक पियून को छोड़कर पूरे स्टाफ को हम फील्ड में भेज देते हैं। तो अब यदि वो फील्ड में जा रहे हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो बैठ के केवल फाइल में काम करता है और अब जब वो फील्ड में उतरता है, तो फील्ड के प्रति जो उसके मन में संदेह होता है, वो दूर होता है। वो फील्ड की कठिनाइयों को समझता है और फील्ड के लोग जो इन्हें अपने विरोधी के रूप में अरे वहाँ तो जाएँगे तो हमारे कागज़ पे तो कलम ही चलाएँगे। तो वो एक जो बेहतर समन्वय होता है कि वो फ़ील्ड की समस्याओं को और बेहतर समझ पाते हैं और फ़ील्ड उनके नियम, कायदे, कानून क्या है, उनको एक-दूसरे के साथ जो समन्वय स्थापित हो सकता है। तो इससे भी बहुत हमें लाभ हुआ है और एक कहते हैं ना एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव कि जैसे जो मेरा स्टाफ़ फ़ील्ड में काम कर रहा है और जो लोग चैम्बर में बैठकर काम कर रहे हैं। इनको उनकी कठिनाइयों के विषय में, चैलेंजेस के विषय में और कई बार चूँकि ये बाहर से जा रहे होते हैं तो कई बार कई अच्छे सॉल्यूशंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से एक बेहतर जो समन्वय हो सकता है, वो हमारी कार्यप्रणाली में हमारे जो स्टाफ हैं और उनका जो हार्ड वर्क है और जो उनका जो कमिटमेंट है इस संगठन के प्रति, वो तो बड़े ही तारीफ़ के काबिल है और कह सकते हैं ना कि वो 1 और 1 11 के रूप में, अदरवाइज़ क्या सब अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं। जब लेकिन लोग एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं कि सभी एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो 1 और 1 11 के रूप में आते हैं। आप खुद को कैसे प्रेरित करते हैं? और चलते-चलते आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि जीवन में क्या आप महत्वपूर्ण सूत्र देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत तनाव और दबाव आपके जीवन में भी आता रहा है काम के दौरान। देखिए, तनाव तब होता है जब किसी कार्य को आप एक बर्डन के रूप में लें और जैसे आप उसको दायित्व के रूप में लेते हैं, तो फिर किसी भी कार्य से, किसी भी चुनौती से जब आप उसको पूरा करते हैं, तो उससे मिलने वाली जो खुशी और जो आनंद होता है, वो उस चुनौती से उपजा जो तनाव होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो फिर आप आनंद में रहने लगते हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से मैं थोड़ा-सा अध्यात्म में या ईश्वर में विश्वास करता हूँ। जी, तो जब कोई और रास्ता नहीं होता तो मैं अपनी समस्याएँ उस ईश्वर को सौंप देता हूँ और रास्ता वही मुझे दिखाता है। उसके अलावा अ, मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो कुछ समय मैं वहाँ पर देता हूँ। मुझे पेट्स का बड़ा शौक है, तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं या अन्य जो भी पेट्स हैं, उनके साथ अगर थोड़ा समय बिता लेता हूँ तो सारा सारा तनाव दूर हो जाता है और जीवन को एक अलग आनंद मिल जाता है। फिर यस, कविताएँ भी लिखता हूँ और एक स्वयं भी कविता करता हूँ और मुझे कविताएँ पढ़ना, सुनना भी उसका भी शौक है। और एक कवि हैं जिनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो बिल्कुल सुनना है। संघर्ष पर है। जी, वो लिखते हैं कि
सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो संघर्ष ही सच है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम ये तुम। जो नत हुआ मतलब जो झुक गया, जो नत हुआ वह मृत हुआ मतलब जो झुक गया वो मर गया। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। व्रंत मतलब वृक्ष, कुसुम मतलब फूल। जैसे एक फूल मुरझाकर यदि वो गिर जाता है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जिस तरीके से एक फूल अगर वृक्ष से, पेड़ से, पौधे से नीचे गिरता है, मृत हो जाता है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। जिसने प्रणय पाथे माना, जीत उसकी ही रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। वाह! सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच बहुत तो संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है, और जी। संघर्ष ही ऐसी चीज है जो आपको और मजबूती प्रदान करता है। और जब भी कभी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो मुझे ये पंक्तियां मैं गुनगुना लेता हूँ कि संघर्ष तो जीवन है, और जीवन है तो संघर्ष है, या कह सकते हैं संघर्ष है तो जीवन है। अगर प्रारब्ध की बात करें तो अगर अगर हम कर्मफल को, जैसे अगर हम चूंकि स्पिरिचुअल पार्ट में जब आते हैं कि आप इस धरती पर तभी तक हैं जब तक आपका कर्मफल है, जी, मतलब आपका प्रारब्ध है। कर्मफल आप भोगने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, और आपके कर्मफल जिस दिन आप भोग चुके, जिस दिन, इसका मतलब सारे कष्ट जिस दिन खत्म हो गए, तो यदि कष्ट है तो जीवन है। बहुत ही या मृत्यु लोक पर, जिसमें इस धरती लोक पर जहाँ पर कहते हैं ना, और स्पेशली भारत जैसी पावन भूमि में जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा कहा जाता है, वहां पर जीवन मिला है तो किसी पुण्य से ही मिला होगा। और इच्छा, जब देवता इस पर जन्म लेना चाहते हैं तो इच्छा क्या होती, ज्यादा से ज्यादा समय इस देवभूमि में रह सके। बहुत अच्छा। अब ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए फिर कर्मफल या कर्मफल से होने वाले कष्ट से शिकायत किस बात की। बहुत अच्छी बात। तो यदि आप उस चीज को अपना एक प्रारब्ध मान लेते हैं तो कष्ट अपने आप कम हो जाता है, और नेक्स्ट जो लाइफ है उसके लिए आप खुद को तैयार कर पाते हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि त्रिवेदी जी की बातचीत आपको बहुत प्रेरित करेगी और एक नई जानकारी से आपको अवगत कराएगी कि आखिर रेल का काम क्या होता है, रेल के पीछे काम करने वाले रियल हीरो किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और त्रिवेदी जी, आपका बहुत ज़्यादा आभार। आप हमको समय दिए, अपने अच्छे विचारों से हमें प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये अवसर देने के लिए। अच्छा लगा। धन्यवाद।